नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज जो है हम पीओ गाइड पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है लेकर आए हैं। अभी हमने जो पहले पीओ गाइड पार्ट 1 पर भी वीडियोस बनाई हैं, 2 पर भी बनाई है, वॉल्यूम 5, 6, 7 और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर बहुत सारी वीडियोस जो है हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। और जब भी हमें कुछ लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये करवाने चाहिए तो उस हिसाब से हम नया टॉपिक लेकर आते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने वॉल्यूम 7 के बारे में बताया था, उससे पहले वॉल्यूम 6 के बारे में। आज हमें पीओ गाइड पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले तो हमने आपके लिए वो तैयार किए हैं। आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होंगे क्योंकि ये पोस्टमैन, एमटीएस, पीएएस सभी के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत फायदा मिलेगा इनसे। एग्जाम बहुत नजदीक है, पीएएससी के एग्जाम में तो कुछ ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एमटीएस का चलो फिर भी थोड़े दिन पड़े हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है एग्जाम के जो प्रिपरेशन में अपना, और थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। नॉर्मल दिनों में जितना टाइम देते थे उससे ज़्यादा टाइम देना है प्रिपरेशन के लिए। और जैसा कि आपको पता है, पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा 99 रुपये के मॉक टेस्ट बैच सीरीज चलाई गई है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। मॉक टेस्ट बैच में सीरीज में आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ में आपके एग्जाम तक जो है मिलते रहेंगे। तो बहुत कम चार्जेस हमने रखे हैं मॉक टेस्ट बैच के, इसका फायदा जरूर उठाएं। बाकी पेड बैचेस जो हमारे पोस्टमैन, एमटीएस, पीएएससी के चल रहे हैं, उनके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप पोस्टल मिशन की टीम को नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पीओ गाइड पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड इन मोस्ट स्टेशनरी आरएमएस। जो स्टेशनरी आरएमएस होती हैं, ज्यादातर जो स्टेशनरी वगैरह जो इशू करती हैं आरएमएस होती हैं, उनमें क्या क्या अरेंजमेंट किए जाते हैं डाक से रिलेटेड, नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन है बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर एंड पार्सल मेल। क्या वहां रजिस्टर्ड आर्टिकल और रजिस्टर्ड पार्सल बुक हो जाते हैं, या फिर वो पोस्टेज स्टैम्प सेल करती है, या फिर वो सिर्फ रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करते हैं। और चौथा ऑप्शन है बी और सी करेक्ट है। पहले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। पोस्टेज स्टैम्प भी सेल की जाती है और रजिस्टर्ड आर्टिकल भी बुक किए जाते हैं। पार्सल मेल जो है वो बुक नहीं की जाती आरएमएस में। सेकंड क्वेश्चन है हु फिक्स द बिजनेस आवर्स ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि ब्रांच ऑफिस जो होती है, बीओ जो होती है, उसके बिजनेस आवर्स कौन फिक्स करता है। बिजनेस आवर्स का मतलब कि मान लो 5 घंटे उसकी ड्यूटी है या 4 घंटे ड्यूटी है, तो उसमें लिखा होगा कि जी 10 से 12 बजे तक ये ऑफिस का काम करेगा, 12 से 2 बजे तक डाक डिलीवरी करेगा। वो सब बिजनेस आवर्स में लिखा होता है। और बिजनेस आवर ब्रांच ऑफिस के कौन बनाता है या कौन फिक्स करता है? सुपरिटेंडेंट करता है, पोस्ट मास्टर करता है, सब डिविजनल हेड या जो सब डिविजनल इंस्पेक्टर हो गया, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सब डिविजनल हेड। सब डिविजनल हेड जो है वो ये फिक्स करता है। थर्ड क्वेश्चन है एज पर पीओ रेगुलेशंस 2024 द बैंकिंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडे आर। पीओ रेगुलेशन 2024 के अकॉर्डिंग जो है बैंकिंग आवर्स मतलब जो एसबी काउंटर पर जो काम होगा, एसबी सेविंग से रिलेटेड जो काम होगा, वो शनिवार के दिन कितने बजे तक होगा या कितने घंटों के लिए होगा। देखिए नॉर्मल जो रूल्स हमारे थे उसमें क्या था, 5 to 6 आवर्स नॉर्मल डेज में था, है ना, और शनिवार वाले दिन 3 to 4 आवर्स, मतलब 9 से 12 या 1 बजे तक मैक्सिमम, है ना। ये पुरानी रूलिंग थी। लेकिन पीओ रेगुलेशन 2024 के हिसाब से क्या हो गया है, पीओ रेगुलेशन 2024 में ये दिया गया है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक वर्किंग आवर्स सेम रहेंगे और बैंकिंग आवर्स जो है 3 बजे तक रहेगा, अप टू 3 PM। चौथा क्वेश्चन है मेल ऑफिस इज ऑथराइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेल ऑफिस होते हैं वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या काम कर सकते हैं। मेल ऑफिस आरएमएस ऑफिस से रिलेटेड है, आईपीपीबी रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, डिलीवरी ऑफ मनी ऑर्डर की कर सकते हैं डिलीवरी, या फिर पोस्टेज स्टैम्प और स्टेशनरी सेल कर सकते हैं, और या फिर सेविंग बैंक रिलेटेड वर्क कर सकते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फॉर सेल ऑफ पोस्टेज एंड स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। जो बताया ना अभी, स्टेशनरी, आरएमएस, मेल ऑफिस, ना वो आईपीपीबी का वर्क करेंगे, ना डिलीवरी करेंगे, ना सेविंग बैंक रिलेटेड काम करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द आवर्स ऑफ बिजनेस इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस। देखिए पोस्ट ऑफिस में आवर्स ऑफ बिजनेस लिखे होते हैं ना, कि सेविंग बैंक का काम इतने बजे तक होगा, आईपीओ सेल इतने बजे तक, इंक्वायरी इतने बजे तक, एमपीसीएम इतने बजे तक, है ना। तो ये पूछा पोस्ट ऑफिस में किस जगह वो लगे होने चाहिए, डिस्प्ले किए होने चाहिए। क्या वो पोस्ट मास्टर के चैम्बर में होंगे, या जो डिलीवरी हॉल है पोस्टमैन वगैरह बैठते हैं वहां पर होगा, या फिर एट प्लेस वेयर इट इज क्लियरली विजिबल, कि ऐसी जगह पर लगा दिया जाएगा जहां पर सारी पब्लिक को दिखेगा, या फिर कोई भी रैंडम जगह पर लगा दिया जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि हमें ऐसी जगह लगाना है कि जहां पर पब्लिक को क्लियरली विजिबल हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अनपेड आर्टिकल आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर आर्टिकल, अदर मेल। अनपेड आर्टिकल्स है, मान लो जो 10 रुपए की टिकट लगनी थी, टिकट लगाई नहीं और डिलीवरी पर उस पर डबल चार्ज किया जाएगा, वो अनपेड आर्टिकल हो गए। तो इसमें बोला है कि अनपेड आर्टिकल को कोई ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं दी जाती दूसरी मेल के अलावा। दूसरी कौन सी मेल? अनरजिस्टर्ड मेल, पार्सल मेल, रजिस्टर्ड मेल या इंश्योरेंस मेल। सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनरजिस्टर्ड मेल। अनरजिस्टर्ड मेल के ऊपर प्रायोरिटी नहीं दी जाती अनपेड आर्टिकल। सेवंथ क्वेश्चन है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर डिफाइंड इन विच क्लोज ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1। क्लोजेज हमने आपको बताए हैं, बिल्कुल याद करनी है आपको। क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको एक वीडियोस भी दे देंगे या फिर एक पीडीएफ दे देंगे क्लोज की। भाई ये क्लोज जो है इससे रिलेटेड है। क्लोज आपको जरूर याद रखने हैं, और क्लोज आपको याद करने हैं एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले भी करेंगे तो आपको दिमाग में रहेंगे, आपको रिवाइज करने हैं वो। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछा। मोबाइल पोस्ट ऑफिस है जो वो क्लोज 4 में उसका जिक्र किया गया है ना। क्लोज 1 में ऑर्गेनाइजेशन है, क्लोज 2 में टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस है, क्लोज 3 में नाइट पोस्ट ऑफिस है, और क्लोज 4 में मोबाइल पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। 8th क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस विच फंक्शन फ्रॉम स्पेसिफिकली डिजाइन्ड वैन मूविंग और फिक्स्ड। जो पोस्ट ऑफिस होते हैं एक वैन में काम करते हैं, या तो वो मूविंग होती है एक जगह से दूसरी जगह, या फिक्स होगी, है ना। तो ऐसे पोस्ट ऑफिस को क्या बोला जाता है? जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली वैन में जो है फंक्शन करते हैं। क्या उन्हें नाइट पोस्ट ऑफिस बोला जाता है, वैन पोस्ट ऑफिस, या मोबाइल पोस्ट ऑफिस, या नन ऑफ द अबव। ये वैन एक जगह खड़ी भी हो सकती है डेली, या फिर घूमती भी हो सकती है, जैसे कोई सब्जी की रेडी जा रही है, ऐसे वैन घूमते हुए जा रही है ना गली मोहल्ले में या बाजार में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे मोबाइल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। 9th क्वेश्चन है, वर्क विच इज नॉट डन ऑन संडे एंड हॉलीडे। संडे और हॉलीडे के दिन क्या खुलता है? नाइट पोस्ट ऑफिस खुलता है। तो नाइट पोस्ट ऑफिस में इनमें से क्या काम नहीं किया जाता? क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स बिल्कुल नहीं किया जाता, डिलीवरी ऑफ मेल भी नहीं की जाती, मनी ऑर्डर पेमेंट भी नहीं की जाती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई काम नहीं किया जाता। 10th क्वेश्चन है, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल होते हैं, फ्रैंकिंग वाले आर्टिकल है, उनमें से नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कहां पोस्ट नहीं करना चाहिए? वैसे तो मशीन फ्रैंक आर्टिकल काउंटर पर ही पोस्ट करने होते हैं ना, लेकिन फिर भी नीचे पूछा गया, उसमें बताना है। लेटर बॉक्स और पोस्ट ऑफिस नहीं, लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। मेल वैन लेटर बॉक्स इसमें भी नहीं डाल सकते जो मेल वैन होगी। बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ अबव। दोनों ऑप्शन सही है कि दोनों ही लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। व्हाट इज द लेट फी फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल। रजिस्टर्ड आर्टिकल कोई बुक कराने आया 3 बजे तक, मान लो रखा है नॉर्मल टाइम, उसके बाद लेट फीस होगी, है ना। तो रजिस्टर्ड आर्टिकल कोई बुक कराने आया है, उसकी लेट फीस कितनी होगी इंटरनेशनल के लिए, ये पूछा है। 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए या 6 रुपए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 रुपए जो इसकी लेट फीस लगती है। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टल हॉलीडे। पोस्टल हॉलीडे कितनी है? 14 सेम है और 3 जो वेरी करती है सर्कल टू सर्कल, है ना। तो इसमें पूछा कौन सी पोस्टल हॉलीडे नहीं है। गुड फ्राइडे को होती है छुट्टी, बिल्कुल होती है। मुहर्रम को भी, महावीर जयंती को भी। टीचर्स डे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीचर्स डे जो है वो क्लोज हॉलीडे या पोस्टल हॉलीडे नहीं है। 13th क्वेश्चन है, रेवेन्यू स्टैम्प्स आर इशूड बाय होम।
रेवेन्यू स्टैम्प जो होती हैं, रेवेन्यू स्टैम्प पोस्ट स्टैम्प जैसी होती है, लेकिन उनका काम अलग होता है। वो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, कोई बिल, उस पर बिल पेमेंट करवानी है, या फिर जो भी ज़मीनी लेन देन या कुछ और ऐसा जो लेन देन होता है उनमें यूज़ की जाती है। तो वो इशू कौन करता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर करेंसी डिपार्टमेंट या पोस्टल डिपार्टमेंट? 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो इशू की जाती है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा तो वो बेची जाती थी, लेकिन वो भी अभी नहीं बेची जाती, तो ये इशू की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ पोस्ट ऑफिस बियर एम्बोस्ड स्टैम्प्स? नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है पोस्ट ऑफिस के कौन से आर्टिकल है जिनमें एम्बोस्ड स्टैम्प, एम्बोस्ड मतलब छपी हुई स्टैम्प है ना, एम्बोस्ड मतलब छपी हुई स्टैम्प जो है वो यूज की जाती है। इनलैंड लेटर कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड पर भी छपा हुआ होता है, इनवेल्स पर भी होते हैं, पोस्ट कार्ड पर भी होते हैं एम्बोस्ड वाले, है ना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। ओवरसीज ऑर्डर्स ऑफ फिलेटली आर एग्जीक्यूटेड एट? ओवरसीज ऑर्डर मतलब फॉरेन ऑर्डर, फॉरेन से जो ऑर्डर आ रहे हैं फिलेटली के, कोई फिलेटलिस्ट है ना, और वो फॉरेन में है और उसने पीडी अकाउंट खुलवाया हुआ है फॉरेन वाला, तो उसके जो ऑर्डर्स हैं वो कहाँ तैयार होंगे, उसके एग्जीक्यूट कहाँ किए जाएंगे? क्या मद्रास जीपीओ में, नई दिल्ली जीपीओ में, बॉम्बे जीपीओ में, या नन ऑफ द अबव? जीपीओ मतलब जनरल पोस्ट ऑफिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे जीपीओ में जो है फॉरेन ऑर्डर्स या ओवरसीज ऑर्डर पूरे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड विद इन विच द रिन्यूअल ऑफ RMFM लाइसेंस हैज टू बी डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस? रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रिन्यू करना है तो वो कितने दिन पहले जो है करना पड़ता है एक्सपायर होने से? 3 महीने, 1 महीना, 2 महीना या 15 दिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 महीना। 1 महीने पहले जो है वो रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। 17th क्वेश्चन है, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन नीड्स टू बी रीसेट व्हेन द क्रेडिट फॉल्स बिलो? RMFM को रीसेट करना पड़ता है कितनी अमाउंट कम हो जाने से, कि इतने से कम तो उसको रीसेट करना ही पड़ेगा, रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। 100 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 रुपये जो है 100 रुपये से कम हो जाने पर बैलेंस उसे रीसेट करवाना ही पड़ेगा। 18th क्वेश्चन है, रिन्यूअल ऑफ RMFS लाइसेंस हैज टू बी डन 1 मंथ बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस, फेलियर टू डू सो विल इंकर एन एडिशनल? मतलब हमने बताया कि RMFS जो है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम है, उसका लाइसेंस जो है वो खत्म होने से 1 महीने पहले तक हमें रिन्यू करवाना होता है ना, ये हमने बता दिया। लेकिन अगर उसमें कोई फेल हो जाता है 1 महीने पहले रिन्यू कराने से, तो उसे कितनी पेनल्टी या कितना एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा? जो अपने अगले रिचार्ज पर उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये या 500 रुपये? तो 18th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे एडिशनल 100 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर उसे 1000 रुपये का रिचार्ज कराना है, 100 रुपये मिलाकर 1100 रुपये जो पे करने पड़ेंगे अगर वो लेट रिन्यू करवाता है। वेयर वी कैन यूज फ्रैंकिंग मशीन इन इंडिया, है ना, फ्रैंकिंग मशीन इंडिया में कहाँ कहाँ यूज की जाती है, फ्रैंकिंग लाइसेंस फ्रैंकिंग वाले आर्टिकल कहाँ यूज कर सकते हैं? एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी, या फिर जिस सर्कल से लाइसेंस इशू है, मान लो हरियाणा सर्कल में लाइसेंस इशू है वहीं पर यूज हो सकते हैं वो आर्टिकल, या फिर जिस पोस्टल डिवीजन में वो इशू है वहां पर यूज हो सकते हैं, या फिर उस सब डिवीजन है जिस सब डिवीजन से लाइसेंस इशू है वहां पर। नाइनटीन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली इन दैट पर्टिकुलर पोस्टल डिवीजन, जिस पोस्टल डिवीजन में लाइसेंस इशू किया गया है। 20th क्वेश्चन है, हु रिजर्व टू हिमसेल्फ द राइट ऑफ रिफ्यूजिंग और कैंसिलिंग लाइसेंस फॉर ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग मशीन? ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कैंसिल करने की जो है अथॉरिटी किसके पास होती है? पोस्ट मास्टर जनरल के पास, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के पास, सुपरिटेंडेंट के पास या इंस्पेक्टर के पास?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपरिटेंडेंट के पास ये पावर होती है। 21st क्वेश्चन है, ईच फ्रैंकिंग विल बी सील्ड बाय द सप्लायर बिफोर बीइंग डिलीवर्ड एंड द पोस्ट ऑफिस विल फिक्स विच सील एट द बॉटम ऑफ मशीन। जो फ्रैंकिंग मशीन ने जो सप्लाई करता है वो अपनी सील लगाकर भेजता है ना, और पोस्ट ऑफिस उस पर कौन सी सील लगाता है, मशीन के नीचे, है ना। फ्रैंकिंग मशीन तो किसी और ने बनाई, उसने सप्लाई की पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट ऑफिस फिर उस जो है ऑफिस को देगा जिन्होंने अप्लाई की थी। पोस्ट ऑफिस अपनी जो कौन सी सील यूज करेगा, रेड सील, लेड सील या सीलिंग वैक्स या एनी ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21st क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लेड सील जो है वो यूज की जाएगी पोस्ट ऑफिस के द्वारा। 22वां क्वेश्चन है, एनी चेंज इन लोकेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिपेयर शैल बी नोटिफाइड। अगर फ्रैंकिंग मशीन की जो है लोकेशन चेंज की जाती है, जैसे किसी शॉपकीपर ने ले रखी है और उन्होंने शॉप दूसरी जगह ले ली, फ्रैंकिंग मशीन की लोकेशन चेंज हो गई है, तो किसके नोटिस में लाना पड़ेगा, किसे बताना पड़ेगा उसे, उस डिवीजन के हेड को, सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट को, जिस ऑफिस में वो पोस्टिंग करता है, डाक पोस्टिंग करता है उसे, या दोनों को, या दोनों में से किसी को नहीं। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। दोनों ऑफिसेस को बताना पड़ेगा। 23rd क्वेश्चन है, इफ एन आर्टिकल आफ्टर प्रॉपर फ्रैंकिंग इज पोस्टेड इन लेटर बॉक्स हाउ इट विल बी ट्रीटेड। प्रॉपर फ्रैंकिंग मतलब ये लेटर है ना, फ्रैंकिंग की है, जैसे 22.5 की लगनी, 22.5 की लगी है, सब कुछ सही है, लेकिन उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब हमें पता है फ्रैंकिंग आर्टिकल को लेटर बॉक्स में नहीं डालना होता है, तो इसमें कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसे इनसफिशिएंटली पेड मान लिया जाएगा। इनसफिशिएंटली नहीं मान सकता कि उसने प्रॉपर फ्रैंकिंग की है, उसे अनपेड माना जाएगा या प्रीपेड माना जाएगा, या उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रीटेड एज अनपेड, उसे अनपेड मान लिया जाएगा। व्हाई आर्टिकल शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर। जनरल क्वेश्चन है ये, पब्लिक के लिए है कि जो आर्टिकल को हम बोलते हैं पैक करना है, पोस्ट ऑफिस का स्टाफ बोलता है कि स्ट्रॉन्ग कवर में पैक करना है, उसका क्या कारण होता है। ऑप्शंस है, इट हेल्प्स इन फास्ट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, क्या इससे डिलीवरी फास्ट हो जाती है आर्टिकल की। सफर फ्रॉम स्टैंपिंग प्रेशर, कि पोस्ट ऑफिस की स्टैंप जो है लोहे की होती है, तो वो लगने से कोई चीज टूटे ना, इसलिए उसे बढ़िया पैकिंग होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, आर्टिकल आर लाइबल टू ग्रेट डील ऑफ प्रेशर एंड फ्रिक्शन इन मेल बैग, कि जो मेल बैग जाते हैं, जो मेल वैन में जाते हैं या फिर मेल मोटर में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, कि बहुत सारे बैग्स हैं और जा रहे हैं, तो अगर वो आर्टिकल अच्छे से पैक होगा तो उसे नुकसान नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत है ना, डिलीवरी से कोई इसका लेना देना नहीं है। स्टैंपिंग प्रेशर और पैकिंग जो है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29th क्वेश्चन है, व्हेन सीलिंग वैक्स इज यूज्ड फॉर सील आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर एंड पैकेट्स अ डैश शुड बी लेड ऑन द वैक्स बिफोर द सील। मतलब कोई अनरजिस्टर्ड लेटर या पार्सल, ऐसे ये लेटर है ना, यहाँ पर इस पर सीलिंग वैक्स लगाई जा रही है इस पर, है ना, तो इसको लगाने से पहले इसके साथ क्या यूज कर लेना चाहिए, टिश्यू पेपर, पतला पेपर या मोटा पेपर, क्या यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव। छोटा पेपर भी यूज कर सकते हैं, पतला पेपर भी, जैसे स्टैंप लगा, वैक्स लगाने से पहले यहाँ पेपर लगा लिया जाएगा, फिर उसके ऊपर वैक्स लगाई, उससे क्या है आर्टिकल खराब नहीं होगा। 19th क्वेश्चन है, प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इज ग्रेटली फैसिलिटेटेड इफ। प्रॉम्प्ट डिलीवरी का मतलब बिल्कुल सही डिलीवरी, जिसके पास जाना था आर्टिकल उसे ही मिल रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, तो उसके लिए क्या कैसे होगा ये, क्या आर्टिकल पर जब एड्रेस करेक्ट मैनर में लिखा होगा, बिल्कुल सही लिखा होगा, तब होगी प्रॉम्प्ट डिलीवरी, इनकरेक्ट लिखा होगा तब होगी, इनकम्प्लीट लिखा होगा तब होगी। तो बहुत आसान है कि प्रॉम्प्ट डिलीवरी करने के लिए एड्रेस जो है वो करेक्ट मैनर में होना चाहिए, नाम, फादर नेम, जो भी स्ट्रीट नंबर वगैरह, है ना। इफ द एड्रेस इज रिटन इन करेक्ट वे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मतलब पूछा है कि अगर कोई एनवेल्प पर, आर्टिकल पर एड्रेस बिल्कुल सही लिखा है, तो उस केस में नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या मान्य नहीं होगा या क्या गलत होगा। प्रॉम्प्ट डिलीवरी विल बी डन, ये तो सही है, प्रॉम्प्ट डिलीवरी हो जाएगी। इजी ट्रांजिट भी हो जाएगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। और बी ऑप्शन है, इंक्वायरी हैव टू डन, तो ये गलत हो जाएगा। इंक्वायरी किसी चीज की नहीं होगी, इंक्वायरी तो तब होगी ना जब उस पर आर्टिकल पर एड्रेस पूरा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो हमें पूछना पड़ेगा किसी से ना।
हाउ द एड्रेस शुड बी रिटन, एड्रेस जो है वो कहाँ लिखा जाना चाहिए, इन लोअर हाफ, नीचे की तरफ, ठीक है। ये मान लो एक एनवेलप है ना, एक ये एनवेलप है, इन लोअर हाफ, हमें पता है एड्रेस हम यहाँ लिखते हैं ना, तो लोअर हाफ ये बिल्कुल सही है। पैरेलल टू द लेंथ ऑफ कवर, कवर की लेंथ है उसके पैरेलल होगा, यहाँ ऐसे है ना, ये भी सही है। टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ फ्रंट ऑफ आर्टिकल, ये राइट हैंड साइड, ये फ्रंट है आर्टिकल का और ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड, तो यहाँ लिखना है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 29वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू बी राइट इफ करेक्ट पिन कोड इज रिटन। अगर पिन कोड सही लिखा है, सपोज कीजिए लुधियाना का पिन कोड है ना, जैसे इसमें लिख दिया राज सिंह सन ऑफ जो भी है ना, स्ट्रीट नंबर 13 है ना, ये वाला मोहल्ला है और 141001, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने लुधियाना लिख दिया है ना, पता है पिन कोड लिखा है तो क्या लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हमें तहसील भी नहीं लिखनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं लिखने पड़ेगा, स्टेट का नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये सॉर्टिंग ऑफिस को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 30th क्वेश्चन है, विच क्लॉज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वर्क गवर्निंग पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश फॉर मेथड ऑफ एड्रेस। मेथड ऑफ एड्रेसिंग के लिए कौन सा क्लॉज है जो जिसमें इसका जिक्र किया गया है, पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश फॉर मेथड ऑफ एड्रेसिंग। एड्रेस लिखने के टाइम क्या क्या जो है पार्टिकुलर्स लिखने होते हैं, रूरल एरिया, अर्बन एरियाज के लिए, ये सब उसमें बताया हुआ है। तो पीओ गाइड 1 का कौन सा क्लॉज है, ये 25वां क्लॉज है, 26वां क्लॉज है, 27वां क्लॉज है या 35वां क्लॉज है। तो 30th क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लॉज 26 में इसका जिक्र किया गया है, पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश फॉर मेथड ऑफ एड्रेसिंग। उसमें क्या है, रूरल एरिया के एड्रेस, अर्बन एरिया के एड्रेस, रूरल में फादर नेम होना इंपॉर्टेंट है, अर्बन में गली मोहल्ला वगैरह ये सब होना इंपॉर्टेंट है ना। ये क्लॉज नंबर 26 में पीओ गाइड पार्ट 1 के जिक्र किया गया है। तो क्लॉज हम आपको शुरू से लेके आज तक बताते आ रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस क्लॉज से पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। थोड़े दिन बचे हैं और एग्जाम अपना ऐसे ही जो है अपनी तैयारी करते रहिए कि आपने 15 दिन जो बचे हैं अपने उसमें पूरा अपना दिल जान से तैयारी करनी है, ताकि आपको फिर 1 साल मेहनत दोबारा ना करनी पड़े। और जो है अपना ऑफिस के बाद जैसे भी है, ऑफिस में भी अगर आपके पास टाइम है वहाँ भी वीडियोस देखिए, पीडीएफ देखिए, नोट्स बनाइए, जहाँ भी आपको मौका मिले आप हेडफोन लगाकर जहाँ अपने नोट्स बनाइए या फिर वीडियोस को सुनते रहिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें बैठती रहेंगी। अगर मान लो आपने पूरी तरह से भी कोई टॉपिक तैयार नहीं कर पाए लेकिन थोड़ा भी आपको याद होगा तो आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा जो 99 रुपीज़ की मॉक टेस्ट बैच सीरीज चलाई है उसका फ़ायदा जरूर उठाएं। बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर ये सीरीज चलाई गई है और पेड बैचेस भी चल रहे हैं। तो कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।